सो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो कर रहा है उसका एक सेपरेट स्टेटमेंट हमारे को क्रिएट करना है, राइट? कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे और इस तरफ हमारे होते थे एक्सपेंसेस, इस तरफ होती है हमारी इनकम, राइट? और इन दोनों के गैप से आप नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, जैसे अभी नेट प्रॉफिट लेते हैं तो भाई इतने आपने एक्सपेंस किए, इतने आप सॉरी इतने आपने कमाया, इतना खर्च किया, तो बाकी का क्या है? बाकी का जो नेट प्रॉफिट है, can't we say this is equal to cash? Ayan, can we say net profit is equal to cash? तो कह सकता है बट नॉर्मली ये नहीं होगा, ठीक है जी? नेट प्रॉफिट नॉर्मली cannot be equal to cash because there are many items which do not contribute to, or there are many expenses which do, outflow of cash जिसमें नहीं होता। ऐसे खर्चों की वजह से that's never equal to cash. Somehow we can say that net profit may be equivalent to cash in case net profit is equivalent, net profit plus depreciation may be equivalent to cash. अगर हम वापस ये नॉन कैश एक्सपेंस जोड़ दें तो we may say net profit plus depreciation may be equivalent to cash. ये कहानी फिर भी पॉसिबल है कि अगर हम थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करें कि जो नेट प्रॉफिट आया उसमें वो वाले खर्चे जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है वो अगर हम वापस ऐड बैक कर दे तो शायद हम कैश तक पहुंच जाए। सो इसीलिए जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था दैट वाजंट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कैश इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आप कह सकते हो कि भाई कैश बुक तो बनाते थे ना, कैश बुक ये तो बनाते थे ना, तो कैश बुक में क्या था? कैश बुक में बेसिकली इस तरफ इनफ्लो था, इस तरफ आउटफ्लो था। भाई इसमें हमने इसका नाम क्या रखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ द कैश मूव्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कैश बुक में और क्या कर रहे थे? कैश बुक में भी तो यही कर रहे थे कि भाई इधर पैसा आ रहा है उधर पैसा जा रहा है। तो अगर ये था तो फिर हमें वापस क्यों बनाना है? तो बेसिकली कैटेगरिकल डिवीजन नहीं होता, यानी कि जो कैश बुक है वो ये तो दिखाती इन टोटालिटी पैसा कैसे पैसा आया और गया, बट ये नहीं बताती कि किस किस ऑपरेशन या किस किस काम से क्या पैसा, जिसकी वजह से हमें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ रही है। So activity of the organization are divided into 3. The first one is operating activity. What is first one? That is operating activities. Page 5.9 पे जाओ, वहां पे ये डिफाइंड होगा, सॉरी 5.9 पे, that is related to day to day और routine works. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आगे क्या लिखोगे? रिलेटेड टू डे टू डे और रूटीन वर्क्स, मतलब रोज के काम से जो कहानी आपके रिलेटेड हो उसे हम बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो इससे हमारे को क्या चाहिए होता है? बेसिकली हम 2 पार्ट में इसे देखो, वहां नीचे डिवाइड किया है कि इनफ्लो क्या होगा और आउटफ्लो क्या होगा कैश का। वी आर डीलिंग इन कैश नाउ, इस बात का ध्यान रखना। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में है और हम बात कैश फ्लो की कर रहे हैं। तो कैश फ्लो कैन बी ईदर इनफ्लो और द आउटफ्लो ऑफ द कैश। तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो ऑफ कैश कब होगा? मतलब रोज का रोज जो काम होता है उससे जो पैसा आता है उसको हम इनफ्लो अंडर ऑपरेटिंग कह रहे हैं। सो बेसिकली अंडर दिस इट्स लाइक कैश सेल्स, कैश received from the debtors or collected from the debtors, any kind of royalty, fee, commission, ये जो मिलता है इसे हम operating activities का cash inflow कहते हैं। What is cash outflow under this? When you are paying
फॉर द परचेजेस, कैश परचेजेस या पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं हम, लाइक रेंट, सैलरी वगैरह, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं. सो स्पेशली मार्क द वर्ड इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स तीन आगे जो एक्टिविटी उनमें भी आएगी, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमारे को जब वर्ड इनकम टैक्स दिया जाएगा, दैट वुड ऑलवेज मीन द इनकम टैक्स इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि हम नॉर्मली समझते हैं, राइट. सो ऑपरेट आउटफ्लो में क्या, एक लास्ट में इनकम टैक्स भी आएगा, राइट. सो बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है ऑपरेटिंग का, ये समझना है, क्योंकि हम रोज के जो हमारा पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है उसको समझना है, ठीक है. नाउ सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बगल में लिखो ब्रैकेट्स में, दैट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू fixed assets and investments. Activities related to fixed assets and investments. ठीक है, मतलब फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कह रहे हैं. नेक्स्ट इज, इसके अंदर भी हमें वही दो चीजें चाहिएंगी, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो. तो इनफ्लो क्या होगा इन्वेस्टिंग के अंदर, जब हम एसेट खरीदेंगे, नहीं, जब हम एसेट बेचेंगे, that is when we are selling asset, we are getting money. So मैंने कहा ये एक्टिविटी रिलेट करती है फिक्स्ड एसेट से और इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कब होगा, जब हम बेचेंगे अपने एसेट्स या बेचेंगे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज थ्रू सेल ऑफ एसेट्स और थ्रू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. दूसरा होगा थ्रू रिवार्ड जो हमें मिलता है इन्वेस्ट करने का. कहने का मतलब है कि अगर आपने बाहर इन्वेस्ट किया है किसी सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड में, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा. सो दैट इंटरेस्ट और डिविडेंड इज बेसिकली क्लासिफाइड अंडर इनफ्लो. तो जरा अंडरलाइन करना उसको कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है. और हो सकती है हमारी रेंटल इनकम, इन केस हमने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है फ्रॉम अ बिजनेस, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने सिर्फ खरीदा है, तो उसकी भी जो इनकम आएगी वो भी हमारे यही कैटेगराइज होगी, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो व्हाट वुड बी द आउटफ्लोज? सो आउटफ्लोज फिर होंगे इसके अपोजिट ऑलमोस्ट, राइट. दैट इज व्हेन यू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, परचेज इन्वेस्टमेंट्स, राइट. एंड इन, और तीसरा केस है बेसिकली अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं इन रिलेशन टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि नॉर्मली सेल पे किया जाता है. तो ये एक्सेप्शनल है यहाँ पे जो इनकम टैक्स. ये अगर क्वेश्चन कहेगा कि इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग तभी होगा, अदरवाइज इनकम टैक्स हरदम ऑपरेटिंग में आता है, आउटफ्लो. इसके लिए जो इनकम टैक्स होता है उसके लिए एक ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, ठीक है. तो यू कैन राइट इन ब्रैकेट फॉर इनकम टैक्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, basically related to what, sorry, basically it's capital gain, right. capital gain tax नाम है उसका, ठीक है. वैसे तीसरी एक्टिविटी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट. इसके ब्रैकेट में साइड में लिखो related to procurement of funds. related to procurement of funds मतलब पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से रेज कर रहे हो. so related to procurement of funds and related repayments, मतलब उनसे रिलेटेड जो हम रीपेमेंट्स कर रहे हैं, राइट. those are basically called financing activities, ठीक है. तो it's related to how you raise the funds for running your business and the payments you make, ठीक है. जो उनसे रिलेटेड हम इंटरेस्ट वगैरह या रीपेमेंट्स कर रहे हैं वो आती है पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इसमें भी हमारे को दो पार्ट चाहिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो. तो इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा? सो नाउ यू आर इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पूरा पढ़ा था 11th में वो पूरा का पूरा अप्लाई होगा. लाइक इट कम्स फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम say issue of
शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर शेयर या डिबेंचर हम इशू करते हैं तो उससे जो पैसा आता है वो फाइनेंसिंग है। रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर हम रेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो उसके केस में आएगा, राइट। दूसरा हो गया, अगर हमारा इंक्रीज करता है बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, सो उसको अंडरलाइन करो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आइटम है। ये सारे लॉन्ग टर्म थे यहाँ पे, इसमें से ये एक है जो करंट लायबिलिटी में से आता है, अदरवाइज सारा का सारा नॉन करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व किया हुआ था। सो बेसिकली इनफ्लो क्या हुआ, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये सारा पैसा आता है, इनफ्लो होता है, पैसा आ रहा है मेरा बिजनेस। आउटफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो होगा जब इनसे रिलेटेड पेमेंट्स होंगी, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये आइटम जो है ये आ रहे हैं तुम्हारे आउटफ्लो में, मतलब इनसे रिलेटेड जब हम इनका पैसा वापस करेंगे, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, यानी कि पिछले साल से इस साल में वो डिक्रीज हुआ है तो हमने इसका मतलब पे किया है। इनसे रिलेटेड जो हम इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हैं, सो इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड ऑन ईदर शेयर्स, डिबेंचर्स, वो भी आउटफ्लो में आएंगे, राइट। एंड द लास्टली द इनकम टैक्स, लास्टली क्या आ रहा है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स यहाँ पर भी यूनिक है, जब तक क्वेश्चन ना कहे कि ये फाइनेंसिंग से रिलेट करता है, हम हरदम इनकम टैक्स को ऑपरेटिंग में ही लेते हैं। तो क्वेश्चन हैज टू स्पेसिफाई एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न कि वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है क्या, और अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हरदम हमारे लिए ऑपरेटिंग। सो दिस इज बेसिक 3 क्लासिफिकेशंस, ये 3 क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं। इससे हम ये जो यहाँ कैश बुक ना दिखा पा रही थी वो दिखाएं, राइट। हम क्या दिखाएंगे, हम बेसिकली दिखाएंगे कि हम ऑपरेशन से कितना कमा रहे हैं, हम पैसा आ रहा है, हम दिखाएंगे इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, हम दिखाएंगे फाइनेंसिंग से क्या पैसा आ रहा है। इसके अलावा वैसे ये मेजर 3 कैटेगरीज है, चौथी कैटेगरीज भी हम चौथी भी बना सकते हैं या बनानी है हमें, जिसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। क्या है वो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, सो आई विल हैव टू डिफाइन इट दिस साइड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे एक नाम है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट या वर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी इस्तेमाल हो, इसका सबका एक मतलब है। नॉर्मली हमें करंट इन्वेस्टमेंट मिल रहे होंगे अगर हमें बैलेंस शीट गिवन होगी तो। सो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इट्स बेसिकली द कैश और बैंक और द चेक इन हैंड, ये जो हमारी डेफिनेशन एज पर बैलेंस शीट है, प्लस जो करंट इन्वेस्टमेंट है जो कि करंट एसेट का पहला आइटम होता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी का अदर नेम ऑफ इट, ये आता है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ये बेसिक 4 क्लासिफिकेशंस है, अभी हम इसकी ही डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल में जाने के लिए पेज एक बार 5.9 के जस्ट बाद इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, वहां पे आओ। तो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 8। इसमें है ना यहां से क्लासिफाई करना है 1 by 1। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बिजनेस, आप क्या काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। ये तो मैंने एक जनरलिटी बताई आपको अभी जो बताई। नाउ अगर बिजनेस का नेचर चेंज कर दो तो कई एक्टिविटीज जो इधर क्लासिफाई होती है वो ऑपरेटिंग में क्लासिफाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जो आप पेज 5.9 पे थे वहीं पे आप देखो ऑपरेटिंग के नीचे क्लासिफाइड है, इनफ्लो के नीचे इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, और इस केस के नीचे भी इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इट्स बेसिकली बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज, NBFCs, that is non-banking financial institutions,
ये है हमारी बैंकिंग बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी। इनके केस में लोन लेना देना, इंटरेस्ट देना लेना, ये रोज का काम है, विच इज नॉर्मली एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर अ बिजनेस, बट इनके लिए कहाँ क्लासिफाई होगी? ऑपरेटिंग में। इसीलिए वहां पे लिखा है कि फाइनेंशियल जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए जो इनफ्लो होगा वो कब होगा? व्हेन दे विल सेल सिक्योरिटीज और व्हेन दे विल रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, दैट इज इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। इनफ्लो जो होगा उनका वो इन्वेस्टिंग वाला है नॉर्मल कंपनी का, जो कि इधर क्लासिफाई होगा हमारे ऑपरेटिंग में, राइट। दैट इज बैंकिंग कंपनी के लिए सेल ऑफ सिक्योरिटी से पैसा आएगा, उसका रोज का काम है वो। सिमिलरली इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करना भी उसका रोज का काम है, क्योंकि वो आपसे पैसे लेके बैंक वगैरह बाहर के इन्वेस्ट करते हैं और उनसे उनको इंटरेस्ट आता है, वही उनकी कमाई है। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द इनफ्लो में चेंज। ठीक है, आउटफ्लो के केस में क्या है? आउटफ्लो के केस में फाइनेंशियल कंपनी में होगा जब वो परचेज करेंगे सिक्योरिटीज, जब परचेज करेंगे वो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे पैसा, तो वो यहाँ पे आएगा। और वो जो पे करेंगे इंटरेस्ट, वो उनके आउटफ्लो में आएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पे करना रोज का काम है। नॉर्मली वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है अगर इंटरेस्ट हम पे करते हैं, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी दैट वुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो वो सिर्फ एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट खेल है कि आप इनफ्लो में देख रहे होगे कि इनफ्लो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी वुड बी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, बट आउटफ्लो के केस में देख रहे हो सिर्फ इंटरेस्ट पेड, और ब्रैकेट में डालो वहां पे नॉट डिविडेंड। जो आउटफ्लो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी है उसकी केस में वहां पे लिखा होगा इंटरेस्ट पेड, तो उसकी ब्रैकेट में लिखो नॉट डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड पेड इन केस ऑफ एनी कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड चाहे कोई भी पे करे, वो अपने शेयर होल्डर को पे करेगा, यानी कि अपने शेयर्स को पे करेगा। तो अगर शेयर्स को पे करेगा तो वो हरदम कौन सी एक्टिविटी होगी? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो ये क्लैरिटी रखनी है कि नेचर ऑफ कंपनी अगर बदलती है तो उनकी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग हो जाती हैं, जो कि नॉर्मली हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करते हैं। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल, दैट इज फाइनेंशियल कंपनी। देन इट कैन बी रियल स्टेट कंपनी के केस में हो सकता है कि भाई उनका रोज का रेंट रिसीव करना काम है, तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग है, राइट। बट दूसरों के लिए नहीं हो सकता है, जो इन्होंने पैसा लगा रखा है सिर्फ। जैसे मैं एक नॉर्मल क्लोथ मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने अगर कोई बिल्डिंग खरीद ली है बिकॉज मेरे पास सरप्लस फंड था और उससे रेंट आ रहा है, तो वो मेरी नॉर्मल इनकम नहीं हो सकती, वो मेरी इन्वेस्टिंग इनकम, राइट। बट एक रियल स्टेट वाले के लिए वो जो रेंट मिलती है वो उसकी नॉर्मल इनकम है, इसलिए वो ऑपरेटिंग में क्लासिफाई होती है। तो ये क्लासिफिकेशन का खेल हमें समझना है, और अभी जब हम इलस्ट्रेशन से जा रहे हैं हम यही बेसिकली समझेंगे। आज का काम यही है बेसिकली, ये समझना कि ये एक्टिविटीज क्या है। तो आयन पहला वाला क्या था हमारा? इलस्ट्रेशन 8 जो अगला स्टार्ट हो रहा है उसमें पहला आइटम क्या है? कैश सेल्स। कैश सेल्स। कहाँ नकुल आगे क्या है? सर कैश इन हैंड। सर वो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, समय इनकम टैक्स कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग। सो इफ नथिंग स्पेसिफाइड इट्स ऑलवेज ऑपरेटिंग। ठीक है, फिर क्या है जैसे Office expenses, operating. ओजस? Balance at bank, cash and cash equivalents. Richa? Sale of machine by a dealer of machines, operating. Sale of machines, By a dealer of machines. right. Shireen? Issue of debentures, financing. Financing, ठीक है। Ayan? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। Dividend paid is financing, right. Next. Nakul? कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, ये तो ऑपरेटिंग होगा। हाँ ठीक है। समय? परचेज ऑफ मशीन।
investment. Purchase of machine is investing activities. ठीक है. Yes. जैसे Income tax refund received. हाँ, Operating. मतलब अगर इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में आता है तो इनकम टैक्स रिफंड भी ऑपरेटिंग ही होगा, राइट? ठीक है. नेक्स्ट हो जी. Issue of share capital financing में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट लरिशा. Sale of patents, investing. इन्वेस्टिंग बिकॉज इट्स अ नॉन करंट एसेट. ठीक है. नेक्स्ट अगेन. Purchase of marketable securities. Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalents. Marketable securities because comes under cash and cash equivalents. Good. Next, Hayan. Purchase of goodwill, investing. Investing because वो भी non-current assets है. ठीक है. Next. short term deposits in bank, ये cash and cash equivalent. Long term कैसे cash and cash? short term. क्या short term है question में? हाँ. ठीक है. Okay, cash and cash equivalent. Next. समय Purchase of securities. कहाँ आएगा? Investing. Investing. ठीक है. Next. ओजस. Cash received from debtors. सर ये फाइनेंसिंग में आएगा या ऑपरेटिंग में? बहुत ही गहरी बात है यार तुम. सर हर रोज का काम नहीं होता ना कि हम डेटर से लें. मतलब क्या बोला एक बार फिर से बोलना. हर रोज का काम नहीं होता ना कि हम डेटर से पैसे लें. किससे धंधा चलाएगा मेरे भाई? डेटर नहीं रहेगा तो कौन सा धंधा करेगा भाई? किससे? तो हर रोज से तेरा क्या मतलब है कि रोज उसके घर जाके बैठ जाए उसको हर रोज कहते हैं? ट्रांजैक्शन इज ऑफ अ फ्रीक्वेंट नेचर उसे कहते हैं रूटीन या डे टू डे. ऑपरेटिंग में रूटीन भी वर्ड है, सिर्फ डे टू डे वर्ड नहीं है. रूटीन में है ना वो तेरे कि तुझे उससे पैसे मांगने हैं. हाँ. तो वो रूटीन क्या जो 12 महीने के अंदर तुम करते रहते हो 10 बार, तो उसको रूटीन नहीं कहोगे? हाँ तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा. ऑपरेटिंग ही है. चल भाई जैसे. So next question अब तो. अरे तो नेक्स्ट में चला जा भाई, आगे भी चलते रहना, रुकना थोड़ी है. 9th पे आ Yes जा. sir. Marketing expenses. हाँ Operating. ठीक है. ललिशा. Purchase of investments, investing. ठीक है. नेक्स्ट. शरीन. Cash received from trade receivable. Operating. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल. ऑपरेटिंग. ठीक है. अयान. Buyback of equity shares, हम्म. investing. फाइनेंसिंग. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर से मतलब आप अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हो. नीचे देखो क्लासिफिकेशन मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट. repayment of long term loan, ये financing. रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज फाइनेंसिंग. ठीक है. नेक्स्ट. Commission received. क्या Commission received. क्या आएगा? कहाँ आएगा? Financing या still operating. ऑपरेटिंग. राइट. नेक्स्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आ जाएगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग में आएगा. ठीक बात है. नेक्स्ट. Redemption of debentures. Financing. फाइनेंसिंग. नेक्स्ट. Sale of marketable securities, so cash and cash equivalents. राइट. नेक्स्ट. Bank overdraft, cash credit. Financing. फाइनेंसिंग बिकॉज इसका इंक्रीज डिक्रीज हो गया. फाइनेंसिंग में जा रहा है. नेक्स्ट. Sale of investments, investing. ठीक है. नेक्स्ट. dividend received on shares, financing. Dividend received on shares is financing. No, it's investing. investing. पैसा मिल रहा है. नेक्स्ट. Interest received on investments. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स. क्या है भाई? Investing. इन्वेस्टिंग. नेक्स्ट. रेंट रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनी. तो ये रियल एस्टेट कंपनी तो इसके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा. अच्छा. अगला. Rent received by a manufacturing company. Investing. हाँ उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट. Interest paid on debentures or long-term loans. Financing. या. नेक्स्ट.
marketable securities, cash and cash equivalent. Next. Proceeds from shares issued. Okay. Financing. Proceeds from shares issued is financing. ठीक है. Next. Nakul. The interest paid on bank overdraft, ये होगा financing. That's financing. ठीक है. Next. सर तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया. आइडेंटिफाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज. चेंज कर दे. कौन से नंबर पे आ गया तू? 11. तो कर ना, कोई दिक्कत थोड़ी है. ये क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ना. तो तुझे ये बताना है कि इसमें से कौन से फाइनेंसिंग है या नहीं है, और जो नहीं है वो ये तू बता देना कि कौन सी है ना. तो बताओ पहला क्या है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी. ये है. ये क्या फाइनेंसिंग है? हाँ. नहीं है सर, ये फाइनेंसिंग नहीं है. फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि पैसा लेके आओ, पैसा दो नहीं. इन्वेस्टिंग. ये इन्वेस्टिंग है. ठीक है, इसलिए इट्स नॉट फाइनेंसिंग. अगला बता भाई. ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस, तो ये ऑपरेटिंग हो जाएगा. वाह, मतलब ऊपर वाली जो है इन्वेस्टिंग में जाए और ये ऑपरेटिंग में जाए. ये कैसे पॉसिबल है कि जो पैसा तूने दिया इन्वेस्टिंग के लिए और उसके ऊपर ब्रोकरेज दी तूने, तो उसी में जाके तो जुड़ता है. पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी तो लगाओगे. जब इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो ब्रोकरेज कहाँ जाके जुड़ेगी? अगला क्या है भाई? Sale of security of a company. Financing है ये. हाँ, Financing है ये. ये फाइनेंसिंग है. और उसके नीचे वाला Dividend and interest received on securities. सेल ऑफ सिक्योरिटीज ही है क्या ये सिर्फ? सॉरी देन. ठीक है, ये तो फाइनेंसिंग ही थी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी. ठीक है, अगला बताओ भाई लरिशा. Dividend and interest received on securities. Investing होगी शायद. इन्वेस्टिंग है, रिसीव कर रहे हो शायद क्या इसमें. चलो अगला बताओ भाई. Dividend paid to the shareholders, financing. ठीक है, अगला. Interest paid on borrowings. Financing. Receipt of loans and advances made. Financing. हाँ, Receipts of loans and advances made. Financing. फाइनेंसिंग कहाँ से होगा? अभी अभी तो ऊपर ये इन्वेस्टिंग था. अगर मैंने लोन दिया है वो इन्वेस्टिंग है, और वो दिया हुआ लोन मुझे जब वापस मिलेगा तो फाइनेंसिंग हो जाएगा. वो पढ़े हो, इंग्लिश भी पढ़ लिया करो ना थोड़ी थोड़ी. उसने क्या बोला? रिसिप्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड. जो तुमने लोन और एडवांसेस दिए थे वो वापस आ रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग का पैसा ही तो वापस आ रहा है. सो दैट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ओ जी, चला गए अगले क्वेश्चन पे. अगला है, हमें वो क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज के हिसाब से क्लासिफाई करना है. मतलब एक के दो आंसर होंगे कि फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए ये क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, और नॉन फाइनेंशियल के लिए कौन सी एक्टिविटी है. यही बात है ना सर? तो करो. Operating activities mentioned है. अरे हम नहीं मेंशन करते ना, हम अपना चलाएंगे. चलो ये ऑपरेटिंग पे रहना है तो लेट्स कीप इट ऑपरेटिंग. की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसके लिए होगी? ये फाइनेंसिंग के लिए होगी या नॉन फाइनेंसिंग के लिए होगी? मतलब एक ही आंसर है तुम्हारा. बेसिकली तुम्हें ये बताना है कि कौन सी कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. चलो पहला बताओ. The purchase of securities of a company. ये नॉन फाइनेंशियल के लिए हो जाएगी ना ऑपरेटिंग. तो ये नॉन फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. ठीक है, चल जैसे आगे. Brokerage paid for the above purchases. Yes, ये भी non financial के लिए operating. राइट, क्योंकि वो सेम चल रहा है. चलो अगला बोलो भाई ललिशा जी. Sale of securities of a company. तो financing के लिए. मतलब फाइनेंसिंग कंपनी के लिए होगी ऑपरेटिंग. हाँ राइट, ठीक है. अगला बोलो. Dividend and interest received on securities. तो क्या होगा ये? किसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज. ये किसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी? फाइनेंशियल कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए? Financial. ऑब्वियसली फाइनेंशियल के लिए. उनका रोज का काम है डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना.
क्योंकि वो सिक्योरिटी खरीदते ही इसीलिए हैं, उनका रोज का काम सिक्योरिटीज खरीदना है। अगला बोल भैया। Dividend paid to shareholders. हम्म So नहीं पता ही क्या होगा. dividend paid to shareholders financing for any company, so it cannot be an operating for any company, ठीक करेगा. right? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो वहां मार्क करवाया ना हमने कि फाइनेंशियल के लिए इंटरेस्ट पेड is a operating activity, but dividend paid is not a operating activity for any organization. ठीक है, next. Interest paid on borrowing. Interest paid on borrowing. सर ये होगा फाइनेंसिंग के लिए तो नहीं होगा. ये दोनों के लिए फाइनेंसिंग है बाबूजी, क्या कंफ्यूज हो रहे हो लाइफ में? कोई भी बोरो करेगा लाइफ में तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसके लिए तो फाइनेंस, सॉरी सिर्फ नॉर्मल कंपनी के लिए होगा, फाइनेंसिंग कंपनी तो बोरो कर ही रही होती है इधर उधर से। तो अभी क्या था तेरा, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स इज डेफिनेटली अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एनी कंपनी अदर देन नॉन फाइनेंस कंपनी, अदर देन फाइनेंस कंपनी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का तो काम ही है लोन लेना देना, इंटरेस्ट लेना देना। ठीक है, समझ। अगला, loans and advances made financial company. loans and advances made in case of financial company, it's operating activity। ठीक है, फिर अगला, ये receipt of loans and advances made, ये भी financing के लिए हो जाएगा। ये भी फाइनेंसिंग के लिए हो जाएगा, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो अगला बोलो भाई जी, क्या चाहते हैं? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ में आ रही बात कि इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आउटफ्लो या नो फ्लो है, पैसा आ रहा है जा रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, मजे हो रहे हैं। अच्छा मैं बोलूं? तू क्यों बोलेगा? जैसे बोलेगा। Sale of a fixed asset, book value 50,000 at a loss of 5,000. तो क्या होगा? Inflow. इनफ्लो तो है, पर कौन सी एक्टिविटी में? Operating में सर? ऑपरेटिंग में। फिक्स्ड No, sorry, investing में। जी अगला क्या है? Purchase of stock and trade for cash, तो outflow operating। ठीक है, नेक्स्ट शिरीन। Purchase of fixed asset against issue of shares, तो no flow। क्योंकि फिक्स्ड एसेट आया, उधर से शेयर्स गए, पैसा था तो कोई हुआ ही नहीं खेल। चलो ठीक है, अगला आया ना? Cash received from debtors, inflow. इनफ्लो एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, फिर अगला, Cash deposited into bank, no flow होगा। बस ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में घूम के रह जा रहे हैं इसी डेफिनेशन में। ठीक है, अगला भी सेम हो गया, इसलिए इसको आंसर करने की जरूरत नहीं है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, वो भी पैसा बैंक से निकाला, कैश में डाला, कैश से निकाला, बैंक में डाला, एक ही बात होगी ना। Issue of fully paid bonus shares. तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज बोनस शेयर्स, फिर बता पाएगा ना बाकी चीजें। तो Extra shares. हैं? Extra shares. अरे एक्स्ट्रा शेयर्स, Premium पे जो बिके। बोनस शेयर्स आर शेयर्स इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। फ्री में हमने शेयर्स दिए होते हैं जो शेयर होल्डर्स को, उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। वो देते कैसे हैं? बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस को माइनस करते हैं और प्लस कर देते हैं शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? कैसे करते हैं? हाउ बोनस शेयर्स आर इशूड, बेसिकली हम जो प्रॉफिट पड़ी होती है उसे कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट है उसे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रॉफिट से माइनस हो जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से बैलेंस शीट में माइनस हो जाता है और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो इसे हम बोनस शेयर्स कहते हैं। Sale of marketable securities for cash at par, तो इसमें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में तो नो फ्लो हो जाएगा। ये दोनों इसी का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैश भी इज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप अपने बीच ही जब घूम रहे हैं तो नो फ्लो हुआ ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो अगला बोलो भाई। Declaration of final dividend rupees 25,000. Outflow. नो फ्लो, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है सिर्फ अनाउंसमेंट करना, एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड इज नो फ्लो। आपने सिर्फ प्रपोज किया है। डिक्लेरेशन इज दैट यू हैव जस्ट मेड अ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट नॉर्मली, और यू हैव जस्ट पुट इट एज कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि आपके डिक्लेरेशन से
आपकी पेमेंट नहीं हो जाती, आपने अनाउंसमेंट करी है, सो देयर इज नो फ्लो। तरीसा जी अगला। Writing of bad debts against the provision for doubtful debts. No flow. नो फ्लो क्योंकि अपने अंदर ही खेल रहे, जर्नल एंट्री करके देख लिया करो। अगला बोलो सर। Declaration of interim dividend. अभी तो ऊपर पढ़ा तूने डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, तो क्या कहा मैंने, डिक्लेरेशन इज अ अनाउंसमेंट, बट वो फाइनल डिविडेंड था और ये इंटरिम डिविडेंड है, इन दोनों में डिफरेंस है और ये आगे जाके हमें काम भी आया। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है ईयर एंड का डिविडेंड। अगर हम ईयर एंड 31 को डिक्लेयर करते हैं तो उस साल पेमेंट तो होने से रही, इसलिए वो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड इज नो फ्लो। Whereas this is declaration of interim dividend. Interim dividend का मतलब होता है साल के बीच में मैंने डिक्लेयर किया है कहीं, और नॉर्मली से जब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है उसके 1 महीने के अंदर तुम्हें पेमेंट करनी होती है। तो इसका मतलब होगा कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो डिक्लेयर भी हो गया, ऑटोमेटिकली पे भी हो गया, क्योंकि साल के बीच में होगा, राइट। द वर्ड इंटरिम इज विद इन ईयर। इंटरिम का क्या मतलब होता है, विद इन ईयर। तो ऊपर जो वर्ड फाइनल डिविडेंड था उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन को हमने नो फ्लो में क्लासिफाई किया, बिकॉज वो फाइनल है, ईयर एंड पे हमने डिक्लेयर किया तो वो अगली साल पेमेंट होती। बट इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी उसी साल होता है और पे भी उसी साल होता है, इसीलिए उसका नाम इंटरिम डिविडेंड है। सो इन दैट केस ऑब्वियसली देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश, वहां पैसा जा रहा है, एंड ऑब्वियसली अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है आयन। Sale of current investments. ये क्या होगा? No flow. ऑब्वियसली क्योंकि ये भी इसी में हाँ. के पैसा जो आएगा वो जाएगा इसमें, ठीक है। अरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही तो बातें घूम रही हैं। ठीक है। चल भाई अगला बोल। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑब्वियसली इनफ्लो टू मी, ऐसा लूंगा उधार, ठीक है। अगला Decrease in cash credit. क्या होगा इसमें, Outflow. पैसा जाएगा क्योंकि हम कैश क्रेडिट को रीपे कर रहे हैं। और कुछ बचा है हमारे पास, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी हैव टुडे। आज हमने क्या किया, हमने ये पूरी कहानी को समझा कि ओवरव्यू क्या है, राइट। ओवरव्यू इन सेंस कि हमारी एक्टिविटीज कौन सी इससे इक्विवेलेंट हो गए, यही हमारा पूरा स्टेटमेंट में दिखेगा। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली गाइडेड बाय AS3, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 गाइड करता है इसको, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज को 3 पार्ट में ये फॉर्मेट डिवाइड होगा। तो वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट इन द नेक्स्ट क्लास। ना एक चीज और समझ लो, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ये 2 पार्ट में है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाने के तरीके और हम फॉलो करते हैं हरदम इनडायरेक्ट मेथड एज पर AS3। इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ इस तरह का खेल है, यानी कि आप नेट प्रॉफिट से पीछे जाते हुए कैश तक पहुंचने की कोशिश करते हो। बट ये एक इलाबोरेट स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो उसको हम अगली क्लास स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि AS3 इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। चलो जी आज की कहानी खत्म होती है।